नीचे से डालना थोड़ा अच्छा लगेगा। लाइव करने के लिए नीचे जा रहा है, लाइव करने के लिए अब चेक कर लेंगे एक बार। लाइव आएगा तो उधर आवाज़ ठीक आ रही है, नहीं तो आवाज़ कम रखना, लेकिन है ना, होगा तो कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो फिर रोक देंगे। करें सर? ठीक है, वहीं रखना ध्यान, है ना। अभी लाइव कर रहा हूँ मैं, ठीक है। किधर की तरफ से आएगी? आप मोबाइल पे देखो ना अपने में, मोबाइल चेक कर लो ना। अच्छा, तो उधर रखना नजर थोड़ी देर तक लगातार। फेसबुक पर लाइव करोगे ना? हाँ, लाइव कर रहा हूँ। ठीक है, नोटिफिकेशन। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार, मैं आपके साथ सत्यपाल। आज मेरे स्टूडियो में खास मेहमान हैं आम आदमी पार्टी के बड़े नेता आभास चंदेला जी। सबसे पहले स्वागत करते हैं आभास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव करा लिए आपने दिल्ली के चुनाव हो गए आपके सामने, 2 महीना हो गए, अब तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी है। मेयर बना लिया सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद, और बीजेपी ने खूब बदमाशी भी की, खूब दादागिरी भी की, और फिर मेयर का चुनाव हुआ, डेप्यूटी मेयर का चुनाव हुआ, और एक तरफ आम आदमी पार्टी का मेयर डेप्यूटी मेयर बना। आभास जी, जिस तरह की राजनीति दिल्ली में देखने को मिली, चुनावों से पहले भाजपा का ये कह देना कि मेयर तो हमारा ही बनेगा, चुनाव के बाद मेयर को लेके इतना झगड़ा होना कि जान लेने तक के स्थिति बन जाए, एक हमला जैसी स्थिति बन जाए, और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव अभी तक नहीं हो पाया। आपको नहीं लगता कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी से आप कैसे लड़ पाएंगे? देखिए, बीजेपी का जो स्टेटमेंट था इतने टाइम से, समय से, कि भाई मेयर तो उन्हीं का बनेगा, नंबर नहीं है तो मेयर तो उन्हीं का बनेगा, इससे साफ दर्शाता है कि उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस की तरफ बिक जाएगी या उसको खरीद पाएंगे। लेकिन उसके उलट हुआ। जिस तरह कांग्रेस को उन्होंने पूरे देश में हर जगह जगह जाके उनके एमएलएस खरीदे, उनके नुमाइंदे खरीदे, यहाँ भी उन्होंने दिल्ली के अंदर भी जो कांग्रेस के 5-6 पार्षद जीत के आए हैं उनके साथ सेटिंग कर ली और उन्होंने वॉकआउट कर दिया, जिसमें उनकी मेन जो उनका लीडर है उनको उन्होंने हज कमेटी का चेयरमैन भी बनाया बाद में। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक भी पार्षद नहीं बिका। जिस तरह से 2013 से लेकर अब तक ना आज तक एक भी एमएलए बिका है, ना एक भी पार्षद बिका है। तो आम आदमी पार्टी को ये खरीद नहीं सकते, आम आदमी पार्टी को ये दबा नहीं सकते। सत्य की आवाज हमेशा सत्य हुंकार की तरह उठती रहेगी। चलिए, तो दिल्ली में तो आपने जीत दर्ज कर ली, जीत की खुशी लेकिन फरीदाबाद में देखने को नहीं मिली। इतना बड़ा काम हुआ, मेयर आपका बना, एक मुख्यमंत्री जैसा पद होता है, बातें भी हुई कि जश्न मनाएंगे, लेकिन जश्न मना नहीं। इसके पीछे की कहानी क्या है? क्यों वो बड़ा बड़ा ढोल बजा था पहले भी, और इतनी बड़ी जीत पे भी अगर जश्न नहीं मनता है तो ऐसा क्यों? सत्यपाल जी, एक बात समझते हैं कि देखिए, हमें खुशी है कि दिल्ली में डेप्यूटी मेयर और मेयर आम आदमी पार्टी का बना है, जो कि एक वैकल्पिक राजनीति की जो हम शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की थी, अरविंद केजरीवाल जी ने की थी, उसकी श्रृंखला में एक और माइलस्टोन हमने अचीव किया है। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी एक बहुत बड़ा मोड़ है, बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, जिसको इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि दिल्ली एमसीडी के अंदर मेयर तो खाली एग्जीक्यूट करेगा प्लानिंग को, प्लानिंग कौन करेगा? वो स्टैंडिंग कमेटी उसका चेयरमैन करेगा। तो वो बहुत बड़ा एक पड़ाव है। एक बार वो हो जाएगा तो जरूर आपको जो आप शंकाएं लगा रहे हैं वो उनका निवारण होगा। तभी लग रहा है आपको कि स्टैंडिंग कमेटी में भी अभी बीजेपी कहीं ना कहीं रोड़ा अटका तो दिख रहा है आपको 2 दिन से, तो लगातार वो करने नहीं दे रही थी, 4 दिन से। कल भी जो मेयर बनी है डॉक्टर शैली ओबेरॉय, उनके ऊपर बीजेपी ने हमला किया है, सामने वीडियो से साफ दिख रहा है उसके अंदर किस तरह उन्होंने बदतमीजी की है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के द्वारा की गई इस तरह की कार्रवाई दिल्ली में ये आखिरी बुझते हुए दीपक की तरह टिमटिमाने वाली कार्रवाई है? क्योंकि अगर बीजेपी अब अगर खो चुकी है निगम को भी, मेयर लेने की बहुत कोशिश हुई है, अगर वो मेयर को नहीं ले पा रही है, स्टैंडिंग कमेटी को नहीं ले पा रही है,
तो एक शंका जाहिर ये हो रही थी कि हो सकता है दिल्ली में एमसीडी अगर जीत गई बीजेपी तो आम आदमी पार्टी के लिए विधानसभा को ख़त्म कर दिया जाएगा और पूरा बीजेपी का राज हो जाएगा, लेकिन वो संभावनाएं अब नग्न हो गई। अब क्या नहीं लगता आपको कि अब ऐसा लगेगा कि दिल्ली से लगभग भाजपा खत्म होगी? देखिए, बात किसी पार्टी को खत्म करने की नहीं है, बात सही गलत की है, बात लोगों के लिए काम करने की है, बात भ्रष्टाचार करे बिना लोगों को अच्छी गवर्नेंस देने की है। पिछले 15 साल से बीजेपी एमसीडी में रही है, तो जो उन्होंने काले चिट्ठे किए हैं, काले कारनामे किए हैं, ये सब उनको बचाने के लिए छुपाने की एक जद्दोजहद है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीच में इंटरवीन किया। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पर्सनल तौर पे भी और पार्टी के तौर पे भी, कि कानून का राज अभी देश में है, अभी खत्म नहीं हुआ है। ये चीफ जस्टिस साहब ने, डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने दिखा दिया है। तो उसी श्रृंखला में अगर बीजेपी को ये लगता है कि वो अपने काले कारनामों को छुपा लेंगे, दबा लेंगे, तो ये गलत है। और अब क्योंकि मेयर डिप्टी मेयर के इलेक्शन के बाद स्टैंडिंग कमेटी का रहता है, जिसमें 6 मेंबर चुनने हैं अभी, तो पता नहीं क्या अचीव करना चाहते हैं। सबको साफ दिख रहा है कि कैसी बदमाशी, गुंडागर्दी कर रही है, उससे उनका नेगेटिव ही जा रहा है। तो मुझे पता नहीं क्या अचीव करना चाहते हैं। या तो उनकी पद्धति ऐसी है, उनका नेचर ऐसा है, या तो अब तक लोगों को भाजपा, जो वाजपेयी वाली भाजपा नजर आती थी, वो अब दिखी नहीं है। लोगों को पता चल रहा है धीरे धीरे कि भाई ये तो अलग ही सिस्टम है, यहाँ पे अलग ही लॉबी काम कर रही है। बात अगर करें हरियाणा और फरीदाबाद की, दिल्ली में आपने सरकार बना ली, पंजाब में बना ली, खूब सारी जीत ली आपने मेयर भी जीत लिया, खूब बल्ले बल्ले हुई। क्या आपको लगता है कि हरियाणा में जो चुनाव होने वाले हैं निगम के, और विशेषकर बात अगर फरीदाबाद की करें, तो क्या फरीदाबाद में भी वो चमत्कार होता हुआ दिख रहा है आपको जो दिल्ली में हुआ कि रिक्शे वाला जीत गया, ठेली वाला जीत गया, टेम्पू वाला जीत गया? क्या ऐसा माहौल आपको लगता है फरीदाबाद में भी हो सकता है? सर देखिए, निश्चित तौर पर जब भी एक बदलाव आता है, बदलाव आने से पहले बहुत ज्यादा नजर नहीं आता है, लेकिन जब वो क्रांति हो जाती है तब लगता है कि अरे ये तो बहुत बड़ी क्रांति थी। उसी तरह आपने देखा होगा, जैसे दिल्ली में लोग परेशान थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना, उन्होंने कांग्रेस को सुपड़ा साफ कर दिया, उन्होंने बीजेपी को भी सिफर पे ला दिया। इसी तरह हरियाणा में भी, और क्योंकि एमसीएफ के इलेक्शन फरीदाबाद में, तो फरीदाबाद में भी एमसीएफ के इलेक्शन में भी लोग त्रस्त हुए पड़े। लोग भाजपा के पिछले कम से कम भी 12-13 साल के गवर्नेंस से बहुत परेशान हुए पड़े हैं। उन्होंने देख लिया है कि बड़े बड़े महा घोटाले हो गए हैं, लोगों के काम नहीं हो रहे, पैसे की अनाउंसमेंट होती है, नारेबाजी होती है, लेकिन जमीन पर धरातल पर कुछ नहीं होता। आभास जी, आप 2012 से आम आदमी पार्टी में हैं, जब से पार्टी बनी है? पार्टी बनने के पहले से, पार्टी बनने से पहले से, आंदोलन के समय से आपने आंदोलन दिल्ली में किया, माहौल बनाया, केजरीवाल जैसे व्यक्ति ने वहाँ काम किया, गली गली आवाज उठाई, कांग्रेस का शासन रहा, उसको लेके आवाजें उठाई गई, उसका नतीजा शायद आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई। बिल्कुल। लेकिन हरियाणा में, विशेषकर फरीदाबाद में, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, दिक्कतें हैं, लेकिन आवाज तो उठ ही नहीं रही है। तो जब आवाज उठ ही नहीं रही है तो फिर आम आदमी पार्टी को क्यों लोग चुनेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। सर, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है खाली जो विपक्ष की भूमिका निभा रही है। जब भी कोई ऐसे काले कारनामे इनके उजागर होते हैं भाजपा के, तो आम आदमी पार्टी खाली सड़कों पर नजर आती है, खाली झंडा लेके और हाय हाय के नारे लगते हैं, बस हो जाता है काम। नहीं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग देखो, सड़क पे भी लड़ाई लड़नी है, स्टूडियो में भी लड़ाई लड़नी है, हर जगह लड़ाई लड़नी है, ठीक है। तो सड़क पे भी हम लड़ रहे हैं, हम आपके सामने अपनी बात भी रख रहे हैं, आपके माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, और वैसे भी और अपने पार्टी को भी मजबूत कर रहे हैं, अलग अलग कैंपेन्स चला के, और आने वाले समय में और कैंपेन्स आएंगे, पार्टी और मजबूत होगी। अभी आपका झंडा कैंपेन शुरू हुआ कि भाई झंडा घर घर पहुंचाएंगे, ये कैंपेन चल रहा था, मेरे ख्याल से 50-50 झंडे दिए गए, कहीं भी कोई विजुअल्स दिखाई नहीं दिया, कहीं कोई झंडा वितरण का कार्यक्रम बड़ा रूप में दिखाई नहीं दिया। ये तो एक इनिशियल स्टेज है, एक बड़ी प्लानिंग की इनिशियल एग्जीक्यूशन का एक इनिशियल रोड मैप आपने देखा है। ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग है जो कि घर घर तक आम आदमी पार्टी पहुंचेगी झंडे को लेकर, और सदस्यता अभियान भी चलाएगी, लोगों के मुद्दों के साथ भी जुड़ेगी, साथ भी खड़ी रहती और रहेगी। तो ये आप बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी चीजों को नजर आएंगी। सवाल सबसे बड़ा भी ये आता है, आपने भी बार बार आरोप लगाए विकास को लेकर के कि भाई फरीदाबाद बर्बाद हो गया, फरीदाबाद में विकास नहीं हो रहा है, और हम तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, आप अभी भी कह ही रहे हैं ये बात। मैं कैसे मानूं कि फरीदाबाद में विकास नहीं हुआ?
अगर मैं वकालत करूं, मुझे करनी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन मुझे पक्ष रखना है, अगर मैं रखूं बीजेपी की तरफ से, जब से बीजेपी सत्ता में आई फरीदाबाद में, लगातार चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे योजनाओं की बात हो, और विशेषकर अगर मैं ये कहूँ कि फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी की लिस्ट में लाना, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, तो आप इसे विकास क्यों नहीं मानते? स्मार्ट सिटी अनाउंस कर देना, जैसा मैंने पहले कहा था कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी नारेबाजी में बहुत शेर है, नारे किसी भी चीज के दे लो। स्मार्ट सिटी उन्होंने एक चीज शुरू करी और उसमें फरीदाबाद को लेकर आए, उसमें उन्होंने फंडिंग भी जारी की समय समय पर, जो कि आज अगर उसको एक्यूमुलेट करोगे तो करीब करीब 2000 करोड़ के आसपास का 1800 से 1900 करोड़ रुपए हमारे पास आ चुका है। लेकिन पूरी बात में एक बात पूरी बात मैं थोड़ा सा रोकता हूँ। 1800 करोड़ आए, आप चलो यही मान रहे हैं, मैं इसी को सत्य मानता हूँ, तो इसीलिए आए ना क्योंकि उसको फरीदाबाद की स्मार्ट सिटी की लिस्ट में लाया गया। मैं आपको वही बता रहा हूँ, पिछले 8 साल से उस लिस्ट के अंदर फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिस्ट में है, ठीक है। 8 साल में आप मुझे सड़कें गिनवा दो, करीब करीब 60 प्रोजेक्ट बनने थे स्मार्ट सिटी के अंदर, जिसमें से एक भी प्रोजेक्ट, आपको याद होगा हमने पहले एक प्रोग्राम में आपने मुझे मौका दिया था बात रखने का, 28 सेक्टर वाली रोड थी, वो भी आज तक पूरी नहीं बनी है, जिसको हम कह रहे थे ये तो खाली जैसे सैंपल फ्लैट होता है, वो सैंपल फ्लैट भी पूरा नहीं हुआ है। अब मैं आपको स्मार्ट सिटी का एक और नमूना बताता हूँ, क्योंकि हम यहाँ तिगांव विधानसभा में बैठे हुए हैं, तो आपके नजदीक में यहाँ पे तिलपत धाम, बाबा तिलपत धाम है, वहां पे उस स्मार्ट सिटी की कहानी बताऊं तो एक रोड बनाई गई कंक्रीट की। सबसे पहले तो उसका मेजरमेंट पूरा नहीं था, करीब करीब आप हिसाब लगाओगे तो 690 mm का तो मैंने भी दिखाई थी होना चाहिए, वो आधा भी नहीं है, ठीक है, चलिए आधा भी नहीं, करप्शन उसमें कर दिया, लोगों को पता नहीं चला। अब वो क्या करते हैं, बिना परमिशन के उस रोड को दोबारा तोड़ना शुरू कर देते हैं, बिना परमिशन के। तो ये स्मार्ट सिटी का ये मुजाहरा सामने आपको पेश हो रहा है। दूसरी चीज, तो ऐसी स्मार्ट सिटी कैसी बनेगी जिसमें प्लानिंग ही बहुत थर्ड क्लास हो? देखिए वो बात बिल्कुल सही इंजीनियर्स है। की क्वालिटी आप देख लो, अभी परसों की बात है, 25 वार्ड के अंदर ही आप ड्रिल कर रहे थे सीवर के लिए मशीन से, सेहतपुर में, और 5-5 घरों को ड्रिल करती हुई निकल गई, स्कूटी में से भी ड्रिल कर दिया। वो देख लापरवाही प्रशासन, तो मैं वही बता रहा हूँ, देखिए बहुत ही स्किल्ड ऑपरेटर्स चाहिए इन कामों करने के लिए, बहुत ही क्वालिटी का एग्जीक्यूशन चाहिए, और उससे पहले बहुत क्वालिटी की प्लानिंग चाहिए। बात सिर्फ ये नहीं है कि जनता ने टैक्स दे दिया, अब उस पैसे को तुम कहीं खराब कर दोगे या फिर बर्बाद कर दोगे, वो तो नहीं चलने देंगे ना हम। बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं मानता हूं कि क्वालिटी ठीक नहीं होगी, मैं मानता हूं एजुकेशन ठीक नहीं हो रहा है, इंजीनियरिंग में डिपार्टमेंट काम सही नहीं कर रहा है, लेकिन नेता का इसमें कहाँ दोष है? नेता योजना तो लाया ना। अगर आज स्मार्ट सिटी में की लिस्ट में फरीदाबाद को लिया गया तो इसका श्रेय क्यों ना यहाँ के सांसद को दिया जाना चाहिए, मेरा सवाल पहला। जी। दूसरा ये कि अगर कुछ पैसा आया, मान लीजिए भ्रष्टाचार हुआ, 1800 करोड़ तो आया ना, अगर उसमें से 300, 400, 500 करोड़ अगर भ्रष्टाचार में भी चला गया होगा, जो कि गलत है, नहीं जाना चाहिए था, तो ये तो माना जा रहा है कि 1000 करोड़ तो फरीदाबाद को मिला। सर अभी आपने खुद ही बता दिया, पिछले 8 साल में अगर फॉर एग्जांपल 1800 करोड़ आया, उसमें से खाली 60 प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट छेड़ा गया, खाली शुरू किया गया, उसमें ज्यादा ज्यादा 2 करोड़ रुपए लगे होंगे, 3 करोड़ रुपए लगे होंगे, 5 करोड़ रुपए लगे होंगे, बाकी पैसा कहाँ गया? आप लगे होंगे 4-5 करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया होगा। नहीं वो पैसा आप मुझे बताओ, अनुमानित बात कर रहा हूँ। देखिए आप बहुत सम्मानित पत्रकार हैं, आप जमीन से जुड़े, आप एक एक गली को आप देखते हैं, आप मुझे बता दीजिए हुआ क्या है, तो काम कहाँ हुआ है? आप देखिए, सुनिए, इस स्मार्ट सिटी के अंदर, जो कि खाली कागजों में स्मार्ट सिटी है, और आज एक हंसी की बात मैं बता दूं कि कोई अफ्रीकन कंट्री से कोई रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे, तो किसी ऑफिशियल ने ट्वीट किया हुआ था कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी को देखने के लिए आए। तो ये मतलब अब इसमें अब ये सोचने वाली बात है कि हंसे की रोएं। हंसे इसलिए कि भाई है क्या जमीन पर जिसको दिखाने आए हो, और रोने वाली बात ये है कि क्या आपके बारे में ये अनुमान लेके जाएंगे, क्या एक इमेज बिल्डअप करके लेके जाएंगे कि कैसी सिटी है जहां पर सड़कों की हालत बदतर है, जहां पर पोल्यूशन, धूल मिट्टी, मैं वही आपसे धूल मिट्टी की हालत बहुत खराब है, नाली सीवर सड़क सबकी हालत खराब है। जब आपको पता है 2018 में 357 करोड़ आए, आप एग्री करते हैं अमृत योजना के? माना वो पैसा कहाँ है? ठीक है, कहाँ लगा? वो लग रहा है ना भाई, वो तो योजना चल ही रही है। ऐसे तो 8 साल पहले मंझावली वाला पुल बन जाना ना था,
आज तक उसकी जमीन भी अधिग्रहण नहीं हुई। वही कह रहा तो चल रहा है। ये तो 100 वर्षीय पंचवर्षीय योजना होता है, तो 100 वर्षीय योजना है। ये तो चलती रहेगी। अब खाली देखिए, प्रोजेक्ट लाना ही मोटिव नहीं होता, खाली उसको ले आए ये मोटिव नहीं होता, उसका फंड कहाँ लग रहा है, कोई लीकेज तो नहीं है, खा तो नहीं रहा है, अफसर कैसा काम कर रहे हैं, वो भी तो मोटिव है। तो आप यही तो कह रहा हूँ, आपको यही तो कहना चाहिए ना जी। आप ये कह सकते हैं कि भाई फंड तो बहुत आया, विकास तो बहुत कराया, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं सही सर। विकास भी तो नहीं है, विकास बता दो ना कहाँ पे है। नहीं देखो, हाईवे आपका बम्बई एक्सप्रेस हाईवे जाने से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सर वो हाईवे की आप बता रहे हो, वो स्मार्ट सिटी का पार्ट नहीं हो, एनएचएआई का अपना अलग भले ही पार्ट किसी का है तो फरीदाबाद का ना, फरीदाबाद को यूज नहीं होगा ना। एक खाली एग्जिट दे रखी है बस, उसमें फरीदाबाद को यूज कहाँ हो रहा है? क्यों फरीदाबाद के नीचे की रोडें बन रही हैं, उसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट नहीं, वहां पे नहीं बन रही ना। अब मुझे बताओ ना कौन सी रोड बन रही है? सर्विस रोड और बन रही है। यहाँ पे गदपुरी का टोल टैक्स, ठीक है, इधर सोना रोड पे पाली का टोल टैक्स, मोहताबाद का 2 हो गए। तीसरा यहाँ इस पे गुड़गांव रोड पे टोल टैक्स, ठीक है जी। और चौथा हमारे बॉर्डर पे टोल टैक्स। भाई देखो, हम एक बात पे 4 टोल टैक्स से जो कहते थे जजिया कर, ये जजिया कर नहीं तो क्या है? अभी 4 टोल टैक्स से घिरा हुआ है और सड़कों की हालत बहुत खराब है, फिर भी टोल टैक्स देना पड़ रहा है। आभाजी समस्याएं तो खत्म कभी नहीं होती, नहीं तो उसको समस्याएं शुरू करना पड़ेगा। जब हम यहाँ आए, करने का शुरू करना पड़ेगा। जब हम यहाँ आए आज से करीब 20-22 साल पहले, तो यहाँ समस्या क्या थी? यहाँ समस्या होती थी मथुरा रोड के ऊपर, ये बात मैंने पहले भी कोट की है कि 3-3 घंटे एक रेड लाइट को पार करने में लगता था। आज मथुरा रोड पे सपाट दौड़ते हैं। समस्या होती थी कॉलोनियों में लाइट नहीं होती थी और हम लड़ते थे मलबा के लिए, भैया कोई मलबा डलवा दे, बिल्डोजर आ जाएगा, घर तोड़ जाएगा, उसको रोकते थे। आज वो समस्या खत्म हो गई, हम विकसित हुए। नहीं, आप मुझे बताइए, समस्या है हमारे सीवेज की है। मुझे बताइए कि आपको अगर फरीदाबाद से पलवल जाना है, ठीक है, तो आप क्यों 150 रुपए का टोल टैक्स आना जाने का देंगे? बिल्कुल ठीक है, मैं क्यों देंगे? सहमत हूँ इस बात से। चलिए, कम से कम बदरपुर वाला जो बॉर्डर पे एटलीस्ट एक साइड में रोड है कि आदमी चलो जाम में से निकल जाएगा, लेकिन नीचे से निकल जाएगा। वहां तो वो ऑप्शन में नहीं है, वहां तो गुंडागर्दी और बाउंसर्स खड़े हुए वहां पे। तो चलिए बात अगर हम करेंगे आम आदमी पार्टी को खूब मौका मिला है। अब ये नहीं कहा जा सकता मौका नहीं मिला, क्योंकि आपने लोकसभा चुनाव पहले ही लड़ लिया था। जब आप पहले ही फरीदाबाद में लोकसभा चुनाव लड़ चुके, विधानसभा भी आप लड़ चुके, तो अब ये तो कहा नहीं जा सकता कि आपको मौका नहीं मिला, आप नई पार्टी। अब आप नई पार्टी नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी स्थिति जो आज दिख रही है वो क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष लेवल का व्यक्ति रहे हों, चाहे वो अशोक तंवर जी रहे हों, चाहे वो सुशील गुप्ता जी रहे हों, प्रदेश लेवल के आदमी हैं, आज उनको जिले पे लगाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं नेताओं की कमी है, अनुभव की कमी है। ये तो पार्टी का काम है, हाँ, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। पार्टी जिसकी ड्यूटी जहां लगाती है, जहां ठीक लगता है वहां पे उसको करना होता है। इस बात का प्रमाण तो बनता है ना कि भाई नेता नहीं है आपके पास। नहीं, देखिए पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर अगर केजरीवाल साहब भी, अगर उनको भी कोई एक वार्ड भी लेना है तो वो लेंगे ना, उसमें कोई बुराई नहीं है। पार्टी का काम छोटा बड़ा नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये तो बहुत बड़ी पार्टी होगी, ये तो बहुत छोटी पार्टी है। भाई आप हर नेता को, हर कार्यकर्ता को हर स्तर पे काम करना पड़ेगा और करने की आदत होनी चाहिए। अब अप्रैल में चुनाव होने की बातें चल रही हैं कि शायद अप्रैल में चुनाव हो जाएगा या मई में चुनाव हो जाएगा। चुनाव तो होना है। चुनाव कैसे होगा? इस स्थिति से तो पता चल रहा है कि आम आदमी पार्टी तैयारी नहीं है कहीं। नहीं, आम आदमी पार्टी की पूरी तैयारियां हैं, लेकिन चुनाव आप मुझे बताओ ना कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? चुनाव तो होना ही है। अप्रैल की बात बोली है मंत्री। फरवरी के अंदर ही, जनवरी के एंड में, फरवरी स्टार्टिंग में ये इलेक्शन कमीशन से नोटिफिकेशन आया कि भाई आपने, एक लेटर आया कि भाई आपने 19 दिन के अंदर इसको बारबंदी दोबारा से करके देनी है। ठीक है, कहाँ है वो सब सिस्टम? तो कुछ नहीं है। चल रहा हो तो तैयार है उनका। 2 मिनट सर उसमें ऑब्जेक्शन बुलाएंगे, एक बार करेंगे, नोटिफिकेशन लाएंगे, उसको ऑब्जेक्शन बुलाएंगे, उसी प्रोसेस में 2-3 महीने लग जाएंगे। तो मई में कैसे हो जाएगा? तो मई में कराएं, मटके फूटेंगे तब पता चलेगा। उसके बाद मैं कहता हूँ जून जुलाई में कराएं, बारिशों में करा के देखें। नहीं तो फिर तैयार नहीं है। हमारी पार्टी तैयार है सर, आप तैयारी किसको आंकेंगे? तैयारी आंकेंगे हर वार्ड में आपका कोई पार्षद पद का प्रत्याशी डिक्लेयर हो जाए। तो बताओ, नहीं डिक्लेयर तो डिक्लेयर हो जाए, डिक्लेयर तो किसी भी, डिक्लेयर तो कोई भी नहीं करता इतना पहले। हाँ, अलग बात है कि आप पार्टी करे ना करे, एंड में करे, स्टार्टिंग में करे, लेकिन प्रत्याशी कभी भी डिक्लेयर होगा। लेकिन संभावित प्रत्याशी तो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं। अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष कौन होगा? वो तो सर पार्टी डिसाइड करेगी। तो नहीं है ना स्ट्रक्चर। नहीं सर, देखिए दोनों अलग बातें हैं। स्ट्रक्चर एक अलग बात है, चुनाव की तैयारी एक अलग बात है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अध्यक्ष बना के ही चुनाव लड़ा जाएगा, और हो सकता है कि अध्यक्ष बना के भी लड़ा जाए।
तो देखिए वो कमेटी सब बन जाएगी, वो जो जमीनी काम है वो इंपॉर्टेंट है, वो आम आदमी पार्टी कर रही है, घर घर जाके काम कर रही है, लोगों से मिल रही है, लोग बहुत त्रस्त हैं, लोग बदलाव चाहते हैं, ये आप भी जाते हो, आपको भी लोग बोलते हैं। जो आपके आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं या घर घर जाकर नेताओं से मिल रहे हैं कि टिकट मेरे को कैसे मिले, ये सेटिंग में लगे हैं? नहीं, देखो टिकट एक अलग बात होती है, टिकट चाहना कोई बुरी बात तो है नहीं, कोई बुरी नहीं है ना। देखो पॉलिटिकल, लेकिन हर आदमी टिकट चाहने लगे तो फिर वोटर अच्छा कौन एक बात बनेगा? बताइए, पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, वो अलग बात है, रेवोल्यूशन से, आंदोलन से निकली हुई है। पॉलिटिक्स के अंदर जो भी आता है, अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहता है तो ये ठीक है, इसके लिए कोई अच्छी बुराई बात है, नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके लिए काम करे। लेकिन वो लड़ने के लिए क्षेत्र में जाके काम हाँ, तो काम करे, करे। तो उस पर काम ही नहीं है, उसे नेताओं के घर पे जाके चक्कर काटने में ही टाइम नहीं मिल रहा है। सर अगर किसी नेता के घर पे कोई जा भी रहा है तो उससे फर्क क्या पड़ता है? आप एक बात बताइए, देखिए यहाँ से पता चलता है, दो घटनाएं आपने जिक्र वो किया। जनता के पास जा रहा है, वो पार्टी को मजबूत कर रहा है, अपने आप को मजबूत कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। अब ऐसा ही दो घटनाओं का आपने जिक्र किया, दोनों की खबरें मैंने की। सेहतपुर में जब वो पाइप लाइन अलाइनमेंट तोड़ के घरों में घुसी, उसकी बिल्कुल मैंने आपने खबर की, दिखाई। मैं तो आपको मैंने खबर दिखाई, ठीक है, बिल्कुल, और सेहतपुर वहां भी दिखाई। बिल्कुल दिखाई। क्या आम आदमी पार्टी ने इस लापरवाही के ऊपर कोई आंदोलन किया, कोई ज्ञापन दिया, कोई चिट्ठी लिख के दी, कोई डिमांड की कि इनके घर टूट गए, इनके लिए कुछ नहीं, मुआवजा बिल्कुल ये मिल कल जाए? की तो बात है, तो आज क्षेत्र में है, बिल्कुल इस बात पे काम कर रहे हैं। तो हो सकता है वो मामला भी अब शांत हो गया हो, उन्होंने गलती मान ली हो ठेकेदारों, तो आम आदमी पार्टी देखो हमारा काम तो यही है ना, जहाँ अन्याय है उसको ठीक करना, उसको आवाज उठाना। अगर अन्याय आवाज उठाने से पहले ही वो ठीक हो जाएगा तो हमें कुछ मैं दिक्कत वही नहीं कह है। रहा हूं, हर दिन आए दिन घटनाएं हो रही हैं, चीजें हो रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी आंदोलन के तौर पे तो कोई अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी देखिए फोड़ा हो गया, उससे बुखार चढ़ गया, आप चाह रहे हैं बुखार ठीक कर दो, हम कह रहे हैं फोड़े की कटाई करो, फोड़े को साफ करो। नहीं, कौन से वाले फोड़े की? आम आदमी पार्टी में जो गुटबाजी का फोड़ा है उसकी कटाई या फोड़ा है यहाँ का महा घोटाला, महा भ्रष्टाचार जो भाजपा ने फैला रखा है, लोगों का काम नहीं कर रहे हैं, खा रहे हैं, अपने घर बार स्कूल कॉलेज बनाने में लगे हुए हैं। यकीन नहीं आता तो मैं आपको दिखा दूंगा, वो फोड़ा है, उसको साफ करना है। आप फोड़ा साफ कर दो, बुखार आएगा ही नहीं अपने आप, लेकिन सारे काम अपने आप होंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के बड़े नेता आम आदमी पार्टी में जो फोड़ा हुआ है गुटबाजी का, उसको तोड़ने में लगे हुए हैं, वो काबू नहीं हो क्या रहा है। गुटबाजी आप कह रहे हो? मुझे तो लगता भाई नहीं जब है। जब कार्यक्रम हुआ, जो पहले कार्यक्रम हुआ उसमें झगड़ा हुआ, सर झगड़ा नहीं है, एक बात समझते हैं। मतभेद हुए, आप मुझसे एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे, मुझे बताना। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो दुनिया का सबसे टफ मैनेजमेंट है। क्यों? क्योंकि हर किसी का आईक्यू, अपना आईक्यू होता है, ठीक है, हर किसी का अपना फ्रीक्वेंसी लेवल होता है, हर किसी का अपना थॉट प्रोसेस होता ठीक है, है। ठीक है। मैं अगर किसी चीज को किसी कुछ और करूं तो हो सकता है आप एग्री ना करो उस बात पे, तो एग्रीमेंट्स डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन वो इसको मंच पे झगड़ा नहीं जाके बोलते हैं। तू मैं तो नहीं बदलते ना वो। नहीं नहीं, देखो घर का जब कोई प्रोग्राम होता है, आपके घर में अगर आप 4 भाई बैठे हो, अपने माता पिता के साथ बैठे हो और 4 भाई साथ में बैठे हुए हो, तो आप किसी पॉइंट को लेकर आप एग्री करोगे, किसी पॉइंट को लेकर डिसएग्री करोगे, तो घर के अंदर की बात है ना, बाहर तो सड़क पे तो कुछ नहीं है ना। नहीं सर, घर के अंदर अगर वहां तो सुनिए, पत्रकार भी थे, पूरा मतभेद हो समाज भी सकते था। हैं। देखिए एक हेल्दी डेमोक्रेसी के अंदर, एक अच्छे लोकतंत्र के अंदर मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। तो मतभेद तो किसी ना किसी पॉइंट पे होते ही हैं, उसमें बुराई क्या है? एक और अंत में सवाल लेते हैं कि आम आदमी पार्टी दादागिरी बहुत करने लग गई है। जब जाट भवन में वो हुआ, कार्यक्रम हुआ, आप वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन खबरें आपने सुनी होंगी कि नगर निगम के कर्मचारी पे हमला कर दिया, उसको गंदी गंदी गालियां दे दी। जब जब देखा गया आम आदमी पार्टी के नेताओं की गाली गलौज की वीडियो वायरल होना, गाली गलौज की वीडियो बाहर निकलना, खबरें बनना आम बात हो गई है। जाट भवन में जब कार्यक्रम हुआ, वहाँ बैनर को लेकर नगर निगम के कर्मचारियों ने बैनर हटाया, उस कर्मचारी के खिलाफ, जो एक 4th क्लास का कर्मचारी, हमने उस पर खबर भी बनाई, उसको गंदी गाली दी गई, उसकी रिकॉर्डिंग हमने चलाई, मारने की कोशिश की गई, झगड़ा करने की कोशिश की गई। क्या आम आदमी पार्टी जो कहती थी कि गरीबों की पार्टी है, हम रिक्शा वालों की पार्टी है, क्या हम मजदूरों पर हमला करके दादागिरी करके इस तरह के हम बताएंगे हम आदमी पार्टी हैं? देखिए सर, हम इस चीज को जनरलाइज ना करें। आप कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी ऐसा करती है और कर रही है, कई बार देखा है आपने। आप मुझे कुछ इंस्टेंस के अलावा बता दो कि कहाँ आपने ऐसा देखा है। वही बात इंस्टेंस तो है ही, एक तो है। तो सर ये जनरलाइज हो गया ना, हमेशा तो नहीं हुआ कुछ ऐसा वाक्य, क्यों हुआ? हम उस चीज पे आते हैं। उन्हें गलती माननी चाहिए, मैं वही माफी बता रहा हूं, मांगनी चाहिए बिल्कुल थी कम मांगी से है। कम। मैं उसी बात पे आता हूं सर। अगर किसी कार्यकर्ता या नेता की किसी कर्मचारी से बहस हुई है, तो वो इसलिए नहीं हुई है कि वो किसी पर्टिकुलर जाति विशेष से बिलोंग करता होगा या किसी पर्टिकुलर वर्ग से बिलोंग करता होगा। वो हुई होगी कि वो किसी सरकारी महकमे का नुमाइंदा है
वहां का कर्मचारी है और उसने कुछ गलत किया है, पहली बात। दूसरी बात, मैं बिल्कुल एंडोर्स नहीं कर रहा हूं कि कोई हमारी पार्टी से, किसी भी पार्टी से कोई किसी से बदतमीजी करे या फिर कुछ अपशब्द कहे, मैं बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता हूं। और अगर ऐसा हुआ है तो ये इसलिए नहीं, मैं इसको कहता हूं कि ये सिचुएशन और अच्छे समझदारी से हैंडल की जा सकती थी। अगर उसने पूरी बात करता की, हूं, पूरी बात करता हूं। ये कहानी क्या है, आप एक बात बताइए, कोई आज तक हिस्ट्री के अंदर मुझे लगता है पूरे देश में कभी नहीं हुआ कि किसी भी दल का या किसी संस्था का कोई प्रोग्राम हो रहा है और प्रोग्राम के चलते चलते कुछ ही मिनटों में उसके बैनर पोस्टर फाड़ दिए जाए, हटा दिए जाए। पूरी बात सुन, क्या लीजिए आप कहिए पूरी बात। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, ये प्रथा बहुत गलत है। अगर आप देखें, हम वो कहते हैं जी हम नहीं, हम अलाउ नहीं करेंगे, उससे ही 20-50 मीटर आगे पीछे देख लें तो भाजपा के इतने पुराने पुराने बैनर पोस्टर भी लगे पड़े हैं कई महीनों के, वो तो नहीं उतरे। तो चुन चुन कर आम आदमी पार्टी के क्यों हटाए गए? अरे भाई आपको हटाना था तो आप थोड़ा सा रुक जाते, 1 घंटा रुक जाते, हटा देते। हमें बता क्यों हटाए गए? हाँ बताइए। आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, बाकी तो सब बेईमान है। आम आदमी पार्टी जब ईमानदार पार्टी है तो ईमानदारी से अपने बैनर परमिशन लेके क्यों नहीं लगाती? वो क्यों गलत बैनर लगा रही? जब वो ईमानदार है तो परमिशन लेके लगानी चाहिए, गलती क्यों करती है हमारी? सर कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, वही तो मैं, जो नियम कायदे हैं वो नियम तो ये लगेगा ही नहीं, सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो बाकियों के क्यों लगे हुए हैं? वो तो बेईमान है, मान लिया, क्यों नहीं उतर रहे हैं? सर वो तो बेईमान है, हमने माना। आप या तो इस तरीके से कहो कि वो बेईमान है, इसको पब्लिकली उसे छोड़ दीजिए। नहीं क्यों छोड़ दीजिए? लेकिन हम अगर आम आदमी पार्टी, सर हम अगर ईमानदारी की राजनीति, सर हमारा प्रोग्राम का बैनर अगर जाट भवन के बाहर लगा हुआ है तो इसमें कौन सी गलत बात? चलिए, तो अगर कल को खरीद फरोख्त करनी पड़ी आम आदमी पार्टी तो करेगी, जो और पार्टियां करती हैं। क्यों करेगी? अगर उसे कोई गलत काम करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार करना पड़ेगा तो करेगी, क्योंकि और पार्टी करती है। नहीं क्यों करेगी? और करती है ना। नहीं, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, ये जो वाकया हुआ, इस वाकये को नहीं होना चाहिए था और मैच्योरली इसको हैंडल किया जा सकता था। पहले अपना सबमिशन दे दिया, मैं अपना सबमिशन आपको दे दिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये वाकया बताता है कि भाजपा और वहां के जो एमएलए हैं, जो अभी मंत्री भी हैं, मूलचंद शर्मा जी, किस हद तक फ्रस्ट्रेटेड है, किस हद तक घबराए हुए हैं कि प्रोग्राम के चलते हुए बैनर हटवा रहे हैं। देखिए पहले तो इसका कोई एविडेंस नहीं है, और दूसरा कोई सबूत और नहीं, दूसरा हटवाए, और दूसरा बेचारे उन कर्मचारियों को जो आए दिन वहां पे अपनी तनख्वाहों के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, धरने करते रहते हैं, है ना, उनको तो वो तो 500 आदमी, 2000 आदमी काम कर रहे हैं। मेरा सवाल यही तो है कि आप मूलचंद शर्मा जी को गाली देते, उनके खिलाफ पुतला जलाते, कमिश्नर को लिखित में देते, वो तो बेचारा था ना कर्मचारी, उसको धमकाने और गाली देने का क्या मतलब था? पार्टी ने तो किसी से वो पार्टी तो थी, तो उन्होंने सर बात समझिए, कोई भी कार्यकर्ता किसी से अगर बदतमीजी करेगा तो पर्सनल कैपेसिटी में करेगा ना। नहीं तो पार्टी एक्शन लेना चाहिए पार्टी को उस पर। तो नहीं, उन्होंने उस टाइम माफी मांगी, किस बोलो? देखिए उन्होंने उनसे कहा कि भाई हमको आप ये वो रश ऑफ ब्लड हुआ, ऐसा नहीं है कि कोल्ड ब्लडेड कुछ हुआ, वो रश ऑफ ब्लड में एक आवेश में उस मोमेंट में आके वो सारी चीजें हुई। मतलब ऊपर हम गरीब आदमी की पहले बेइज्जती कर दे और फिर अंदर से जाकर चुपचाप। गरीब आदमी रईस आदमी की बात ही नहीं है, वो एक कर्मचारी था, वो नगर निगम कर्मचारी था। तो क्यों नहीं था? ईमानदारी दिखा के उस नेता के खिलाफ जिसने इस तरह की हरकत की, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी कार्रवाई करके दिखा दी। नहीं कार्रवाई हुई ना, पार्टी ने बोला ना कि भाई आप इसके बाद एक्सप्लेन करिए, उन्होंने उस बात के लिए खंडन एक्सप्लेन किया ना, लेकिन सस्पेंड या इस तरह का तो कोई नहीं किया। सर तो ठीक है, गर्मा गर्मी तो हुई है सर, हाथापाई थोड़ी। चलिए, तो ये थे आभास चंदीला जी, बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाब और बहुत सारे बचाव लेने की कोशिश हुई। सत्यता यही है, आम आदमी पार्टी भले ही दिल्ली में जीत गई हो, लेकिन ये कहना कि दिल्ली की तर्ज पर यहाँ भी वो नौसिखिए एमएलए बन जाएंगे और पार्षद बन जाएंगे, शायद मुश्किल होगा कहना। तैयारियां बड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन तैयारियां दिख नहीं रही हैं, चुनाव सर पर है। देखना ये होगा किसकी बचेगी साख, किसकी चली जाएगी इज्जत, कहा नहीं जा सकता। हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। आप जुड़े रहें हमारे साथ, आप आए हमारे स्टूडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम देते हैं यहाँ से, इसका बज रहा है आवाज़ ठीक है। अब आपको दिखाते क्या गया है स्टूडियो। मुझे यार एक गलती कर गया था मैं, शायद वो बदलनी थी स्लाइड ऑटोमेटिकली ना, वो बदली नहीं है शायद।
लगता है आपको हटा ये दिए? हैं? हटा हाँ, हटा दो। बदल तो रहा है, अपने आप एडिट होके जा रहा था सारा, ये बदल रहा था सब कुछ अपने आप। ये जा रही है लाइव पे।